स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले कुछ प्रश्नों तथा उनके फुल डिस्क्राइब आंसर्स को। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चंस से आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। प्रसव पूर्व देखभाल यानी एंटीनेटल केयर। प्रसव पूर्व देखभाल महिला की गर्भावस्था में होने वाली देखभाल को बोलते हैं। यह देखरेख गर्भावस्था की शुरुआत से प्रारंभ होकर और गर्भावस्था की संपूर्ण अवधि के दौरान बनी रहनी चाहिए। ठीक है, जो एंटीनेटल केयर होता है वो संपूर्ण गर्भावस्था काल में की जाने वाली देखभाल होती है, जो कि गर्भावस्था के शुरू होने से लेकर और गर्भावस्था के समाप्ति तक ये होती है। अगला है प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है एंटीनेटल केयर के, उसी को हम दिखेंगे। तो पहला, गर्भावस्था के दौरान माँ की यथासंभव उत्तम देखरेख सुनिश्चित करना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान माँ की स्वास्थ्य और पोषणीय स्थिति को सुदृढ़ करना। जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं, जिनसे हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन बोलते हैं, उनकी पहचान करना तथा उनका विशेष ध्यान रखना और सुरक्षित प्रसव कराना। साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। सुरक्षित प्रसव, जीवित, पूर्ण और स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। माँ को अपनी तथा अपने नवजात शिशु के देखभाल के लिए शिक्षित करना। गर्भवती महिला तथा उसके परिजनों को गर्भवती महिला की देखरेख, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त आराम, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना। साथ ही गर्भवती महिला एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करना और गर्भवती महिला तथा उसके पति को आवश्यकता अनुसार अस्थायी या अस्थायी परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो ये कुछ हो गए प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य, तो जिसमें गर्भावस्था के दौरान माँ की यथासंभव उत्तम देखरेख करना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान माँ की स्वास्थ्य और पोषणीय स्थिति को सुदृढ़ करना यानी मजबूत करना। साथ ही जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं, जिन्हें हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन बोलते हैं, उनकी पहचान तथा उन पर विशेष ध्यान रखना और सुरक्षित प्रसव कराना। साथ ही मातृ तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना इनका मेन उद्देश्य होता है। और सुरक्षित प्रसव, जीवित, पूर्ण और स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। माँ को अपनी तथा अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए शिक्षित करना। साथ ही गर्भवती महिला तथा उसके परिजनों को गर्भवती महिला की देखरेख, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त आराम, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना। साथ ही गर्भवती महिला एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करना। साथ ही गर्भवती महिला तथा उसके पति को आवश्यकता अनुसार अस्थायी अथवा अस्थायी परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना इनका मेन उद्देश्य होता है एंटीनेटल केयर में। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रसव पूर्व देखभाल में गर्भवती महिला की इतिवृत्ति हम लोग क्या क्या लेते हैं। ठीक है, जो भी एंटीनेटल केयर किया जाता है उसमें हम लोग क्या क्या हिस्ट्री लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का। तो पहला, उसका पहचान लेते हैं यानी आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, जिसमें महिला का नाम, पति का नाम, उम्र, धर्म, विवाह की अवधि, साथ ही उसका पता और व्यवसाय को नोट किया जाता है। ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल में हम लोग सबसे पहला जो इतिवृत्ति यानी हिस्ट्री लेते हैं उसमें उसका पहचान लेते हैं। जो भी महिला आती हैं उसका पहचान लेते हैं, जिसमें महिला का नाम, पति का नाम, उम्र, धर्म, विवाह की अवधि, साथ ही पता और व्यवसाय इसमें शामिल होता है। दूसरा जो होता है वो होता है वर्तमान गर्भावस्था से संबंधित इतिवृत्ति यानी प्रेजेंट प्रेगनेंसी से संबंधित हिस्ट्री, जिसमें प्रथम तिमाही में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम को नोट करते हैं। साथ ही द्वितीय तिमाही में एबॉर्शन की संभावना का पता लगाते हैं और तृतीय तिमाही के दौरान एंटीपार्टम रक्तस्राव जो होता है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, वर्तमान गर्भावस्था से संबंधित जो हिस्ट्री हम लोग लेते हैं उसमें प्रथम तिमाही में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का पता लगाना या नोट करना, साथ ही द्वितीय तिमाही में एबॉर्शन की संभावना को पता लगाना और तृतीय तिमाही के दौरान एंटीपार्टम रक्तस्राव को पता लगाना है। ये होता है वर्तमान गर्भावस्था से संबंधित इतिवृत्ति में। तीसरा जो होता है वो होता है प्रसूति इतिवृत्ति, जिसमें हम लोग ग्रेविडा और पैरा का पता लगाते हैं। ठीक है, ग्रेविडा से मतलब होता है किसी महिला द्वारा गर्भवती होने की संख्या, यानी कोई महिला कितनी बार गर्भवती हुई है, चाहे वो बच्चा को जन्म स्वस्थ रूप से दी है या नहीं दी है, केवल वो प्रेग्नेंट कितनी बार हुई है उसकी संख्या ही ग्रेविडा बोलते हैं। जिसका 3 प्रकार होता है। एक होता है प्राइमरी ग्रेविडा,
अगर कोई महिला प्रथम बार गर्भवती हुई है तो उसे हम लोग प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। अगर कोई महिला एक से अधिक बार गर्भधारण की है तो उसे हम लोग मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। और कोई महिला एक भी बार गर्भधारण नहीं की है तो उसे हम लोग नल्ली ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। साथ ही दूसरा जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रेविडा और दूसरा होता है पैरा। तो पैरा जो होता है वह गर्भधारण की संख्या जिनमें गर्भस्थ शिशु वाइवल पीरियड तक पहुंचने के बाद जन्म लेते हैं उसे हम लोग पैरा बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ग्रेविडा और पैरा में यही अंतर होता है कि ग्रेविडा का मतलब होता है महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, और पैरा का मतलब होता है कि वह महिला प्रेग्नेंट होने के साथ साथ कितनी बार स्वस्थ शिशु को जन्म दी, उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। ग्रेविडा का मतलब केवल प्रेगनेंसी से होता है, वो महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, चाहे वो बच्चे को स्वस्थ रूप से जन्म दी है या नहीं दी है, साथ ही एबॉर्शन वगैरह हो गया है तो उसको हम लोग ग्रेविडा की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन पैरा मतलब होता है कि स्वस्थ रूप से शिशु को जन्म देना, वो कितनी बार जन्म दी है, इसको हम लोग पैरा के नाम से जानते हैं। तो इसका भी प्रकार होता है जिसमें प्राइमरी पैरा और मल्टी पैरा, ये दो प्रकार होते हैं। प्राइमरी पैरा का मतलब होता है कि जो महिला एक बार किसी वाइबिलिटी काल को पूरा करते हुए भ्रूण को जन्म देती है उसको हम लोग बोलते हैं। और मल्टी पैरा का मतलब होता है कि दो या उससे अधिक बार शिशुओं को वाइबल पीरियड के बाद जन्म देना या स्वस्थ रूप से जन्म देना, उसे हम लोग मल्टी पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्रसूति इतिवृत्ति जिसमें हम लोग ग्रेविडा और पैरा के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रेविडा का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका 3 प्रकार होता है, प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है किसी महिला का प्रथम बार गर्भवती होना। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है किसी महिला का एक से अधिक बार होना। साथ ही नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है किसी महिला का एक भी बार गर्भवती नहीं होना। ठीक है, और पैरा का मतलब होता है किसी महिला का गर्भधारण की वह संख्या जिसमें वह वाइबल पीरियड तक पहुंचने के बाद किसी स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, उसे हम लोग पैरा बोलते हैं। साथ ही प्राइमरी पैरा और मल्टी पैरा इसके दो उदाहरण हैं, जिसमें प्राइमरी पैरा में कोई महिला एक भ्रूण को जन्म देती है जिसमें वाइबिलिटी काल को पूरा कर लिया हो, और वाइबिलिटी काल को पूरा करने के बाद एक से ज़्यादा बच्चे या दो से ज़्यादा बच्चे को जन्म देती है, तो उसको हम लोग मल्टी पैरा के नाम से जानते हैं। चौथा होता है मासिक चक्र से संबंधित इतिवृत्ति यानी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जिसमें हम लोग मिनार्की की आयु, मिनार्की मतलब होता है कि किसी महिला या किसी बच्ची में प्रथम बार जो मासिक स्राव चक्र आता है उसको हम लोग मिनार्की बोलते हैं। तो उसकी आयु कितनी थी प्रथम बार मासिक स्राव की। दूसरा ऋतुस्राव की दर, ठीक है, यानी ऋतुस्राव जो आ रहा है वो कितने टाइम पे और उसका पीरियड कितना देर रह रहा है, उसका रेशियो कितना देर रह रहा है, उसका नोट करते हैं। साथ ही ऋतुस्राव की अवधि वो कितने देर रह रहा है इसका भी अवधि, और ऋतुस्राव की तिथि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, तो मासिक चक्र से संबंधित जो इतिवृत्ति लिया जाता है जिसमें मिनार्की की आयु, ऋतुस्राव की दर, साथ ही ऋतुस्राव की अवधि और ऋतुस्राव की तिथि लास्ट जो होता है वो नोट किया जाता है। साथ ही पारिवारिक इतिवृत्ति में हम लोग कोई अनुवांशिक रोग की संभावना का पता लगाते हैं, जिसमें मधुमेह, उच्च दाब, क्षय रोग आदि का इसमें पता लगाया जाता है। छठा जो होता है वो व्यक्तिगत इतिवृत्ति, जिसमें हम लोग टिटनेस के विरुद्ध टीकाकरण, विवाह की अवधि, किसी ड्रग्स से एलर्जी यानी किसी दवा से एलर्जी, साथ ही महिला को तंबाकू, शराब तथा किसी और नशे की लत, साथ ही महिला में उपस्थित किसी दीर्घकालीन या आनुवंशिक बीमारी का पता लगाते हैं। सातवां जो होता है वो मेडिकल बीमारी की पूर्व इतिवृत्ति, जिसमें पहले से कोई उसको रोग हुआ है, अस्पताल में भर्ती हुई है, इन सब के बारे में हम पता लगाते हैं। उसका अवधि कितने देर का था, उसका उपचार क्या क्या हुआ, ये सब उसमें जानकारी एकत्रित कर नोट किया जाता है। साथ ही सर्जिकल बीमारियों की भी पास्ट हिस्ट्री लिया जाता है, जिसमें किसी महिला को सर्जरी हुई है और वो किस बीमारी के कारण हुई है। ठीक है, साथ ही उस बीमारी की गंभीरता कितनी थी, ये सब नोट कर लिया जाता है। साथ ही स्त्री रोग की पूर्व हिस्ट्री भी इसमें लिया जाता है, जिसमें कोई गायनकोलॉजी बीमारी के बारे में उससे संबंधित जानकारी लिया जाता है, जिसमें हम लोग फाइब्रॉइड, यूट्रस, ओवेरियन सिस्ट, एक्टोपिक आदि के बारे में इसमें जानकारी लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।